हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैं आपको करवाने जा रही हूँ कन्फर्मेशंस को, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना जो ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट है उसको भी हम खत्म कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, आइसोमेरिज्म के टाइप्स बताए थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर चुके हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो गया है। अब लास्ट जो पोर्शन है वो बचता है हमारे पास कन्फर्मेशनल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर दोनों टाइप्स थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों मैंने आपको करवा दिए। अब बचता है हमारे पास कन्फर्मेशनल, इस पार्ट को भी हम कर लेंगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कन्फर्मेशन में आपको मैं बताऊंगी कि कुछ यहाँ पर फॉर्मूला होते हैं, लाइक न्यूमन फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूला होंगे, न्यूमन प्रोजेक्शंस होती हैं, सो हॉर्स प्रोजेक्शन होती है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, न्यूमन प्रोजेक्शन है, जैसे ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आगे कन्फर्मेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये दोनों बता देती हूँ, राइट। फिर स्टार्ट करेंगे हम कन्फर्मेशंस को। सो देखिए, एक है सो हॉर्स और एक है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। तो यहाँ पर हम किस तरीके से न्यूमन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से आप राइट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इथेन को। इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे ही होता है। ये क्या है हमारे पास, इथेन है, इथेन का मॉलिक्यूल। ये हमने ले लिया इथेन को। अब किस तरीके से, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन। फर्स्ट को आराम से देखेंगे, ध्यान से, बिल्कुल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये 2 कार्बन, एक को डॉट से, एक को सर्कल से, इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए यहां पर हम किस तरीके से बनाएंगे, ये डॉट है और एक यहां पर क्या होगा, सर्कल होगा। ऐसे एक कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को ऐसे राउंड से सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब सर्कल कंप्लीट 360। अब हमें 3 एटम को अरेंज करना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितने पे आप अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम कितने एंगल पे करते हैं, 120 डिग्री के, ठीक है, सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का है। अब देखो सेकंड वाली जो कार्बन है, ये सर्कल वाले, ठीक है। अब इस पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कैसे होंगे वो, बिल्कुल इनके पीछे, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इसी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट। और जब यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, डाइहेड्रल एंगल अब कौन सा होता है, देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल। क्या है ये, डाइहेड्रल एंगल होता है गाइस, ठीक है। अगर ये क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री एंगल है बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन है उसके जस्ट पीछे ही वो 3 हाइड्रोजन है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। कोई भी एंगल नहीं है यहाँ पर, 0 डिग्री एंगल है इनके बीच में। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री जब होता है, डाइहेड्रल एंगल जब 0 डिग्री होता है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड फॉर्म। और इसी को अगर 60 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, क्या कर दें हम, यहां पर इसको कर दें 60 डिग्री रोटेट। यहां पर हम करें 60 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन यहीं पर है, और सेकंड वाले जो कार्बन है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। हमने कितने डिग्री से किया, कितना एंगल से, 60 डिग्री से हमने वहां पर रोटेशन किया है। तो अगर हम 60 डिग्री से यहाँ पर रोटेट करेंगे, देखो 60 डिग्री पूरा क्या है, ये एंगल 120 डिग्री का है, 60 डिग्री करेंगे तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हम यहाँ पर एंगल कर सकते हैं कि जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। अगर 60 डिग्री से आप बढ़ाओगे एंगल तो इस साइड से रिपल्शन, 60 डिग्री आप यहाँ इस साइड से कम करोगे तो इस साइड से रिपल्शन। तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमारी स्टेबिलिटी होती है, राइट।
यहाँ पर जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है 60 डिग्री पे, जब ये एंगल होता है डाइहेड्रल एंगल, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है। ठीक है, इन दो एटम के बीच में क्या होगा, जो रिपल्शन है वो कम होगा। देखो अब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और क्या होगा, एक सर्कल वाला भी है, तो उसको भी बना दो। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पे, पीछे वाले बॉन्ड्स, पीछे वाले बॉन्ड्स को हम शो करेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पर, और एक बॉन्ड यहाँ पे, ऐसे होगा। 60 डिग्री पे जब रोटेशन करेंगे तो 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद यहाँ पर, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, राइट। इस तरीके से होगा। यहाँ पर थीटा क्या था, 0 डिग्री, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो कितना एंगल है, यहाँ पर जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर जो डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम कम से कम रिपल्शन होता है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है, और क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। और यहाँ पर क्या है, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, राइट। तो 60 डिग्री रोटेशन करने पर हमें ये फॉर्म मिल रहा है। इस फॉर्म को जब थीटा 60 डिग्री होता है, जब थीटा क्या होता है हमारा 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, राइट। तो ये जो फॉर्म होगी इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। याद रखेंगे इसको, ये जो फॉर्म है इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। 60 डिग्री रोटेशन हमने यहाँ पर किया है, थीटा क्या है इनके बीच में, 60 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल जिसे हम बोलते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। जब थीटा डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये दो फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। ये क्या है, आपस में एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन इसीलिए हमने यहाँ पर शो किया है। क्लियर है पॉइंट, आपको समझ में आया न्यूमन प्रोजेक्शन को किस तरीके से हम लिखेंगे, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आइए अब नेक्स्ट के अंदर देखिए, नेक्स्ट है सोहर्स फॉर्मूला। अब सोहर्स फॉर्मूला कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप यहीं से इसको समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हमने ये न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला राइट किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला डॉट वाला जो है कार्बन और जो पीछे वाला जो कार्बन है, इनको जस्ट आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। इस बॉन्ड को आपने खींच दिया और आप क्या देख रहे हो, उसको साइड से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, ठीक है। साइड व्यू होता है हमारा, मतलब साइड से हम उस बॉन्ड को देख रहे हैं, तो वो बॉन्ड हमें क्या दिख रहा है, प्रॉपर। यहाँ पर तो वो बॉन्ड नहीं दिख रहा ना, हमें दो कार्बन के बीच वाला बॉन्ड देखो कहाँ दिख रहा है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। हमें जो बीच का बॉन्ड है कार्बन कार्बन का वो नहीं दिख रहा, बट हमें वहां पर क्या है, सोहर्स के अंदर दिखेगा, बिकॉज हम साइड से देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं इनको, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये कार्बन मेरे को दिखाई देगा और इसके पीछे कार्बन पे मेरे को हाइड्रोजन सिर्फ दिखाई देंगे। अगर मैं साइड से देखूंगी तो मेरे को क्या दिखेगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का ये भी मेरे को दिखाई देगा। तो इसी को जस्ट आपको एक्सटेंड करके लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इस वाली फॉर्म को, देखो सोहर्स के अंदर, तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। अब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे ही है। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे, पीछे वाली जो कार्बन है इस पे, सर्कल वाले पे ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सोहर्स। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सोहर्स फॉर्मूला, राइट। समझ में आ रही है बात, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, सोहर्स फॉर्मूला। और कौन सी फॉर्म है ये, यस बता सकते हो, स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड, राइट, इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये हमारी। ये क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, किसके अंदर, सोहर्स के अंदर। सोहर्स के अंदर ये हमने क्या बनाया है, इक्लिप्स्ड फॉर्म को। ऐसे ही क्या स्टैगर्ड को भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर
एक कार्बन पीछे वाले पे हमने क्या किया, रोटेशन किया है, कितना 60 डिग्री के साथ किया था। देखो यहाँ पर 60 डिग्री रोटेशन करने पर हमें ये फॉर्म मिल रही है, कौन सी, स्टैगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जब हम इसको साइड से देखेंगे, साइड व्यू लेंगे, तो ये हमें कैसा दिखेगा, यहाँ पर जस्ट हमें कार्बन, जो कार्बन के बॉन्ड्स है वो अलग से दिख जाएंगे प्रॉपर। देखो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो, अब देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन नीचे है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन पर एक हाइड्रोजन नीचे। तो ये क्या है, हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है। किसके अंदर, स्टैगर्ड फॉर्म है सोहॉर्स की। ठीक है, ये सोहॉर्स की इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये सोहॉर्स की स्टैगर्ड फॉर्म है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप कैसे आप इसको लिख सकते हो, देखो एक यहाँ पर क्या बन रहा है, उल्टा वाई है ना, और एक उल्टा वाई यहाँ पर इक्लिप्स्ड में, और देखो स्टैगर्ड में क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो सोहॉर्स के अंदर। अब ये तो हमने बात की इथेन की, अगर हम प्रोपेन के अंदर इसी चीज को देखें तो देखो प्रोपेन में अगर हम इन दोनों फॉर्म्स को देखें, तो दोनों ही फॉर्मूला को देखें, तो न्यूमन में देखो प्रोपेन में क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, यहां पर तो एज इट इज है CH3, बस इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए है ना, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या आ गया, मिथाइल आ गया बस। और क्या ऐड हुआ है, सिर्फ एक ये CH3 तो आया है ना। तो अभी इस CH3 को हम H की जगह क्या लगा दे, CH3 लगा दे, तो कोई आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक CH3 यहाँ पर लगेगा तो बन जाएगा प्रोपेन का। ठीक है, इजी है, यहाँ पर एक मिथाइल आ गया, ऐसे ही यहाँ पर एक मिथाइल आ गया तो ये प्रोपेन के बन गए। ये प्रोपेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये प्रोपेन की स्टैगर्ड फॉर्म। ऐसे ही सोहॉर्स के अंदर भी इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर CH3 लगा दो, बस हो गया ये प्रोपेन का। यहाँ पर भी CH3 लगा दो, हो गया प्रोपेन की स्टैगर्ड फॉर्म होगी सोहॉर्स के अंदर। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया आपको सोहॉर्स एंड न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंफर्मेशन वाला पार्ट। तो देखिए सबसे फर्स्ट है कि कंफर्मेशन बेसिकली होते क्या है, क्या कंफर्मर्स होते हैं, एंड कंफर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो जो अलग अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है एटम की, वो अलग अलग अरेंजमेंट होती है, और वो आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम रोटेशन करके सिंगल बॉन्ड के अराउंड, उन्हीं को तो बोला था हमने क्या, कंफर्मेशंस, राइट। सो डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर, जिनको हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं रोटेट करके, किसके अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, अनसैचुरेटेड नहीं है, वहां पर तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रोटेशन नहीं हो पाएगी। सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन हो पाएगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशंस बोलते हैं, राइट। और जो कंफर्मेशन होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं कंफर्मर्स को, या फिर बोल लो कंफर्मेशनल आइसोमर को, जो आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इजी है पॉइंट। इसके बाद जो स्टडी है हमारी एग्जिस्टेंस की अलग अलग कंफर्मेशंस के मॉलिक्यूल के अंदर, और उनके रिलेट करना उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूल के किसी प्रेफर्ड कंफर्मेशन के साथ में, यही क्या है, हमारी कंफर्मेशनल एनालिसिस है, राइट। समझ में आ गया हर एक पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंफर्मेशंस की स्टेबिलिटी के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कंफर्मेशनल एनालिसिस करेंगे इथेन के अंदर, प्रोपेन के अंदर, ठीक है, इथेन का आप करोगे, प्रोपेन का करोगे, ब्यूटेन का करोगे, साइक्लोहेक्सेन का करेंगे, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले तो इथेन है, इसके बाद प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, ठीक है, इसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेन, यही सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इनके अंदर कंफर्मेशनल एनालिसिस है, वहां पर आपको अलग अलग जो कंफर्मेशंस है वो बताई जाएंगी। क्लियर, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी और इनकी एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो देखो ये जो फैक्टर्स है ये वहां पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये, तो इसलिए पहले आपको ये सारी चीजें मैं बता देती हूँ, फिर वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेबिलिटी के लिए कंफर्मेशंस की। सबसे फर्स्ट फैक्टर है टॉरिजनल स्ट्रेन। कौन सा है फर्स्ट फैक्टर, टॉरिजनल स्ट्रेन। क्या होता है टॉरिजनल स्ट्रेन,
टॉरिजिनल स्ट्रेन का मतलब है, देखो हमारे अलग अलग क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब वहां पर अगर बल्कि ग्रुप्स आ जाएं तो क्या होगा, कोई भी एटम है, ठीक है, अलग अलग है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, उन बॉन्डेड, ठीक है, उन बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनके जो बॉन्ड पेयर्स होंगे, जो उनके क्या है बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में क्या है, बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में जो रिपल्शन होती है उसी की वजह से क्या आता है, टॉर्जनल स्ट्रेन आता है। सो ये किस वजह से होता है, रिपल्शन की वजह से होता है, किसके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक सब्स्टिट्यूएंट के, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उन दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, रिपल्शन हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पीछे वाला है, ठीक है, ये कार्बन को हम राउंड से दिखाते हैं, कार्बन को डॉट से दिखाते हैं। तो इस राउंड वाले पे देखो यहाँ CH3 है और इसी के पीछे, इसी के जस्ट पीछे क्या है, CH3 है, इसी के जस्ट पीछे क्या है, CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर भी क्या है, CH3, ये H और ये H। अब मुझे बताओ दोनों मिथाइल, अब इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन से तो है, ठीक है, अब इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन दोनों के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होती है, ठीक है, क्या होती है, रिपल्शन होती है, और उसी रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं, टॉरिजिनल स्ट्रेन बोलते हैं। समझ में आया, ये हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों के जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिजिनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेन कौन सा होता है, स्टीरिक स्ट्रेन, या फिर उसे हम बोलते हैं वंडर वॉल स्ट्रेन। ये किस वजह से होता है, जो एटम्स ग्रुप्स अप्रोच करते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली, ठीक है, जो क्लोज वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो वहां पर एक रिपल्शन आ जाता है एटम्स और ग्रुप्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पर एग्जाम्पल ये हो जाएगा हमारा CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यही एग्जाम्पल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो इन दोनों मिथाइल के बीच में, अब ये दोनों मिथाइल क्या क्लोजली प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या है, दोनों ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स है, तो इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, इनके बीच में इन एटम्स और ग्रुप्स के बीच में जब रिपल्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि स्टीरिक स्ट्रेन प्रेजेंट है, राइट, समझ में आया। इन ग्रुप के बीच में स्टीरिक स्ट्रेन प्रेजेंट है, बट इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है दोनों सब्स्टिट्यूएंट के, इन दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दोनों के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो स्ट्रेन है दैट इज टॉरिजिनल स्ट्रेन, और इन दोनों ग्रुप के बीच में जो स्ट्रेन है दैट इज कॉल्ड स्टीरिक स्ट्रेन। क्लियर है, दोनों चीजें आपको अलग अलग से, टॉरिजिनल स्ट्रेन क्या है एंड स्टीरिक स्ट्रेन क्या है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं, मतलब नॉन बॉन्डेड एटम मतलब जो आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन नहीं है, जिनके बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ है। नॉन बॉन्डेड एटम्स जब होते हैं उनके पास लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस होते हैं, तो वहां पर रिपल्शन आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी कंफर्मेशन है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, X कोई भी ग्रुप है, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, कोई X ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस X के ऊपर भी डेल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी डेल नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ इन दोनों पे कैसा चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, रिपल्शन है, और इसी रिपल्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल यहाँ पर इंटरेक्शन आ जाती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब यहाँ पर क्या है, लाइक चार्जेस आ जाएंगे, लाइक चार्जेस आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में, सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट।
तो यहाँ पर सिमिलर चार्जेस, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, और वही क्या हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और यहाँ पर इस रिपल्शन की वजह से ही जो कन्फर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है गाइस वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट अब हमारे पास है एंगल स्ट्रेन। देखिए नेक्स्ट है एंगल स्ट्रेन। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, तो वहां पर जो एंगल है वो कितना होता है, बताइए मेरे को एक बार, क्या एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, राइट, यही होता है हमारा एंगल नॉर्मल जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। अब इससे कोई भी अगर डेविएशन आ जाए, मतलब कोई भी यहाँ पर चेंज आ जाए, 109 से कम ज्यादा कोई भी अगर चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन बन जाता है। ठीक है, वहां पर क्या है, वो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। कोई भी डेविएशन इस एंगल से वहां पर क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन, जिसकी वजह से कंफर्मेशन क्या है अपनी कम स्टेबल हो जाएगी, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम हो जाएगी, राइट। तो यही होता है एंगल स्ट्रेन। जो एंगल है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के लिए वो नॉर्मल एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट है, बट इस एंगल से कोई भी डेविएशन अगर हो जाए तो वो क्या है, एंगल स्ट्रेन, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है कंफर्मेशन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तो यही थे जो फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए कंफर्मेशन की, फर्स्ट टॉर्जनल स्ट्रेन, सेकंड स्टेरिक स्ट्रेन, एंड देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नेक्स्ट इज एंगल स्ट्रेन। आई होप ऑल इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो फिर यहीं तक अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करेंगे कंफर्मेशनल एनालिसिस को इथेन के अंदर, ब्यूटेन के अंदर, प्रोपेन के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आई होप आज की क्लास का सारा क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।